Welcome student, welcome in Rathi classes. Today we are going to discuss one of the most important chapter of your book, Resources and Development. It is the first chapter for class 10th Geography. Now let us start, my dear students. I hope you have reminded that you have studied this chapter in your previous classes also. In 6th class, in 7th class you have studied about the resources. What do you mean by resources? Anything which satisfy your need is known as resource. कोई भी वस्तु जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करती है वो आपके लिए रिसोर्स है, संसाधन. फॉर एग्जाम्पल मैं पानी पी रही हूँ, अपनी आवश्यकताओं को शांत कर रही हूँ, तो क्या है, मेरे लिए रिसोर्स है. ठीक है. इफ आई एम टेकिंग द फूड देन इट इज ऑल्सो रिसोर्स. इफ आई एम ब्रीथिंग इन द एयर देन इट इज ऑल्सो रिसोर्स. Coal, petroleum, even the chair on which I am sitting, this is also a resource. So anything which satisfy your need is known as a resource. कोई भी वस्तु जो आपकी आवश्यकताओं को शांत करती है आपके लिए रिसोर्स कहलाती है. Now we will discuss about three aspects of the resources. Resources should be technological accessible, economically feasible and culturally acceptable. What does it means? टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल का मतलब क्या बेटा? टेक्नोलॉजी तक उस चीज़ की पहुंच होनी चाहिए. ठीक है, तभी वो रिसोर्स बनेगी. इकोनॉमिकली फिजिबल मीन्स इकोनॉमिकली विद इन द रीच ऑफ द पीपल. इकोनॉमिकली कोई भी वस्तु है लोगों की पहुंच के अंदर है तो हम क्या कहेंगे, वो संसाधन है. ठीक है. कल्चरली एक्सेप्टेबल, इसका मतलब क्या है, अगर आपने कुछ इन्वेंट किया है एंड सोसाइटी डजंट एक्सेप्ट इट तो वो रिसोर्स नहीं बन पाएगा. इट शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल. नाउ डिस्कस अबाउट द रिसोर्सेज वंस अगेन. व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स? एनीथिंग विच सेटिस्फाई आवर नीड इज नोन resources. It should be technological accessible, economically feasible and culturally acceptable. I hope you will get the point now. Now we will discuss about the next. My dear students, human is the center of all resources. जो मानव संसाधन है वो सब संसाधनों से क्या है, महत्वपूर्ण है. हाउ? क्योंकि मनुष्य ही क्या है, वो इन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर सकता है. ठीक है. अगर सोना है, कोयला है, पत्थर है, उन सब में डिफ्रेंशिएट करने वाला ह्यूमन बीइंग है. अगर ह्यूमन बीइंग ही नहीं रहेगा तो इन सभी की वैल्यू कोई भी मैटर नहीं करती है. सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस. ह्यूमन बीइंग्स देमसेल्फ आर असेंशियल कंपोनेंट ऑफ द रिसोर्सेज. दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज. ठीक है. जो हमारे एनवायरनमेंट में कुछ वस्तुएं हैं उनको यूजफुल चीज़ों में कन्वर्ट करने का काम मनुष्य ही करता है. मनुष्य ही है जिसने कंप्यूटर बनाया. ठीक है. मनुष्य ही है जिसने एस्ट्रोनॉमिकल क्या की, रिसर्चेज की. उसके बाद बेटा क्या है, अगर आप यहाँ पे मैं जापान का एग्जांपल देना चाहूँगी. जापान इज ए कंट्री, ठीक है ना, विच अंडरस्टैंड देयर ह्यूमन बीइंग एज एन एसेट. उन्होंने मनुष्य को एक संसाधन समझा, मनुष्य को एक संपत्ति की तरह लिया और उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स को बहुत ज़्यादा डेवलप किया. दैट्स वाई जापान में रिसोर्सेज की कमी होने के बावजूद भी जापान टेक्नोलॉजी में अमेरिका जैसे देश को भी पीछे छोड़ देते. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज. अब हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं बेटा. लेट अस डिस्कस. Resources are classified in the following way. On the basis of origin, they are divided into biotic and abiotic. On the basis of exhaustibility, they are divided into renewable and non-renewable. On the basis of ownership, they are divided into individual, community, national and international. On the basis of status of development, resources are divided into potential, developed, stock and reserve. This is the thing you should know, you should remember. Now we will discuss about the next. Now dear student, we will discuss about the resources on the basis of origin. उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्सेज को कितने भागों में बांटा गया? उत्पत्ति, जन्म के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर रिसोर्सेज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? These are divided into two parts. One is biotic resources and second is abiotic resource. Now we'll discuss about this. Bio word आते, bio means living things.
ठीक है, बायो वर्ड आते ही आपको लिविंग थिंग्स पर चले जाना है। द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स आर नोन एज बायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा फोना, ठीक है, फिशरीज, ठीक है, all these resources are known as biotic resources. Abiotic resources, bio means living things, abio मतलब non living things. Abiotic resources are the resources which we are obtained from non living things. जो resources हम non living things से obtain करते हैं वो कौन से resources कहलाते हैं प्यारे बच्चों? वो कहलाते हैं abiotic resources. For example, chair, fan, rocks, minerals, all these are the example of abiotic resources. I hope you will get the point. Now we will discuss about the resources on the basis of exhaustibility. On the basis of exhaustibility, resources are divided into renewable and non-renewable. We will discuss renewable first. Renewable resources are the resources which can be renewed again and again. ठीक है ना? For example, air, water, solar energy, wildlife, forest, all these are the resources which can be renewed again and again timely. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो वाटर है, वाटर का जो परसेंटेज है अर्थ पर 71%, ठीक है ना, हमारे अर्थ पर क्या है, वाटर है, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स से ऐसे ही बना हुआ है, तो दैट मीन्स क्या है, वो रिन्यूएबल। ठीक है, सोलर एनर्जी इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, विंड एनर्जी इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑल दीज सोर्स ऑफ एनर्जी आर नोन एज रिन्यूएबल which can be renewed again and again. Now we will discuss about the non-renewable sources of energy. Non-renewable sources of energy are the sources which cannot be renewed again and again. जो बार बार renewed नहीं हो सकते वो कौन से हैं? Non-renewable. Or you can say they take a lot of time in their formation. ठीक है, वो they take a million of years in their formation. ठीक है, जिस स्पीड से हम उनका यूज़ कर रहे हैं उस स्पीड से वो नहीं बनते। फॉर एग्जांपल कोल है, पेट्रोलियम, कोल पेट्रोलियम अपने आप बने, बट जिस स्पीड से हम उनका यूज़ कर रहे हैं क्या वो उस स्पीड से दोबारा बन जाएंगे? ठीक है, आपकी एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स बुक में बताया है कि 46 ईयर्स के बाद आपके सारे पेट्रोलियम के जो भंडार हैं वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज which cannot be renewed again and again. For example, coal और पेट्रोलियम, या आप ये भी कह सकते हो कि जिनके बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, जिनको हम उस स्पीड से नहीं बना पाएंगे जिस स्पीड से हम उनको खर्च कर रहे हैं, तो these are non renewable resources. I hope you will get the point. On the basis of exhaustibility, we divided the resources on two types. One is renewable and second is non-renewable. Renewable resources are the resources which can be renewed again and again. Non-renewable resources are the resources which cannot be renewed again and again. Now we will discuss about the next. On the basis of ownership, my dear student, on the basis of ownership, we will divide the resources into individual resources, community resources, national resources and international resources. First of all, we will discuss about the individual resources. Individual resources कौन से हैं? यहाँ पर आपको ownership ही word याद रखना है। क्या word याद रखना है? ownership, स्वामित्व के आधार। ownership word को ही आप बार बार यूज करोगे हर डिफाइन में। The resources which were owned by a individual or a group of individual are known as इंडिविजुअल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल मेरा घर है, उसकी मैं इंडिविजुअल ओनर हूँ। ठीक है, वो क्या है बेटा? इंडिविजुअल रिसोर्सेज है। आपकी कार है तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज है। स्कूल है किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का, उसमें एक व्यक्ति नहीं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल क्या है, शामिल है, तो वो भी क्या है? इंडिविजुअल रिसोर्सेज। व्हेन द रिसोर्सेज, इंडिविजुअल रिसोर्सेज को कोई आपकी मर्जी के बिना यूज़ नहीं कर सकता। आपकी कार में कोई आपकी मर्जी के बिना यूज़ नहीं कर सकता, उसको यूज़ नहीं कर सकता। तब तक आप लिफ्ट नहीं दोगे तब तक कोई बैठ ही नहीं सकता। ओके, तो कम्युनिटी रिसोर्सेज की बात करते हैं। कम्युनिटी रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच वर ओन्ड बाय द कम्युनिटी। ठीक है, जो कम्युनिटी के द्वारा, कम्युनिटी पीपल के द्वारा क्या किए जाते हैं? ओन किए जाते हैं। आप कह सकते हो कि पूरी पब्लिक के द्वारा ओन किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गांव का तालाब है, हर कोई उसको यूज़ कर सकता है। मंदिर है, हर कोई उसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, पास्चर लैंड है, जो गांव की जो पास्चर लैंड है, जो जहाँ पर जानवर चरते हैं, ग्रेजिंग लैंड कह सकते हो, ग्रेजिंग ग्राउंड कह सकते हो, वो भी क्या है बेटा? वो भी क्या है? आपका कम्युनिटी रिसोर्स है। उसी प्रकार बुरियल ग्राउंड है, जहाँ पर मतलब मरे हुए लोगों को दफनाया जाता है, वो भी क्या है बेटा आपका? वो भी कम्युनिटी
रिसोर्स है। तो जो रिसोर्स पूरी कम्युनिटी यूज कर सकती है वो क्या है बेटा, कम्युनिटी रिसोर्स है। आई होप यू विल गेट बोथ द पॉइंट। वन इज इंडिविजुअल रिसोर्स, सेकंड इज कम्युनिटी रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स आर द रिसोर्स हुज ओनरशिप इन द हैंड ऑफ अ ग्रुप or group of individual, and second community resource, there are resources which are accessible to all the members of the community. Now we will discuss about the next है बेटा नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल ये हमारा कंट्री है, जैसे कि आप पूरा तो मैं मैप नहीं बना पाऊंगी। नेशनल रिसोर्सेज क्या है, जो इसके अंदर चाहे मेरा रिसोर्स है चाहे गवर्नमेंट का है, इसके अंदर जो भी रिसोर्स है वो क्या है बेटा, नेशनल रिसोर्सेज है। ठीक है, विद इन द लिमिट ऑफ अ कंट्री, विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, कोई भी रिसोर्स है वो क्या है बेटा, नेशनल रिसोर्स है। ओके, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल आपका घर है तो वो भी नेशनल रिसोर्स है। कोई भी ऐसा रिसोर्स जो कंट्री की क्या है बाउंड्री के अंदर है, 22 किलोमीटर समुंदर में भी इन ओशन, ठीक है, या आप कह सकते हो 12 नॉटिकल माइल कहा जाता है, नियर अबाउट 22.2 किलोमीटर समुंदर में भी जो एरिया है बेटा वो हमारा है, हमारी कंट्री की बाउंड्री लगती है बॉर्डर पर, ओशन बाउंड्री जिसको हम कह सकते हैं। तो उसके अंदर भी अगर कोई रिसोर्स पाया जाए, मतलब फॉर एग्जांपल मैग्नीज नोडल्स पाए जाएंगे तो वो भी क्या है, हमारे रिसोर्स है। ठीक है, जो हमारी बाउंड्री के अंदर है वो क्या है, नेशनल रिसोर्स है। तो व्हाट अबाउट द इंटरनेशनल रिसोर्सेज? तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या हुए, इंटरनेशनल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच आर नॉट इन द बाउंड्री ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री, जो किसी भी देश की सीमा के लिए नहीं। बच्चों आप इसको याद नहीं कर पाते, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है। जो किसी भी देश की सीमा के अंदर नहीं है, ना वो मेरे देश की सीमा में ना आपके। तो कौन सा एरिया ऐसा आता है, ज़्यादातर आप देखोगे कि लैंड एरिया सभी कंट्रीज ने एक्वायर कर रखा है, लैंड एरिया कोई ऐसा बहुत कम है जो किसी भी देश के अंदर ना आता हो। तो the oceanic resources beyond 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong to open ocean। ठीक है, जो मतलब हमारी लिमिट कितनी है, 22.2 किलोमीटर ओशन में, वो कह रहा है 200, ठीक है ना, 200 नॉटिकल माइल्स। हमारी कितने नॉटिकल माइल है, अगर माइल्स में नॉटिकल माइल्स में बात करूँ तो 12 नॉटिकल माइल्स, पर वो कह रहा है 200 नॉटिकल माइल्स। ठीक है ना, समुंदर छोड़ दो जो किसी भी कंट्री की बाउंड्री से लग रहा है, उसके बाद जो ओशन बच गया ना, उसमें अगर कोई भी रिसोर्स मिलता है तो वो क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज को आप बिना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की जानकारी के यूज़ नहीं कर सकते। आप उनका यूज़ तब तक नहीं कर सकते जब तक वो आपको परमिशन ना दे दे। तो आपको पता चला कि इसमें क्या आता है, इसमें ओशनिक एरिया आता है जो किसी भी देश की बाउंड्री के अंदर नहीं है। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। वन इज द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, वन इज इंडिविजुअल, सेकेंड इज कम्युनिटी, थर्ड इज नेशनल एंड फोर्थ इज इंटरनेशनल। इंटरनेशनल फिर से समझ लीजिए, इंटरनेशनल में वो ओशन रीजन आएगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आएगा जो 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है ना, बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स है और जो किसी भी कंट्री की बाउंड्री में नहीं आता है। ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इन पर अपना कंट्रोल रखती हैं, उनकी मदद से या उनकी परमिशन से ही आप इनको यूज कर सकते हो। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट। नाउ बेटा, on the basis of status of development, one is potential, second is developed, third is stock and fourth is reserve. It is one of the most important which is generally asked in the exam. So first we will discuss about the potential resources. Potential resources कौन से हैं? Potential resources are the resources which we have, ठीक है, जो हमें हैं, हमारे पास हैं, and we know about them, हमें उनके बारे में पता है, but we are not still utilizing them। ठीक है ना, आप मेरी बात समझ रहे हो कि वो रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं, जिनका हमें पता भी, बट वी आर नॉट स्टिल यूटिलाइजिंग दैम प्रॉपरली। थोड़ा बहुत हम उनका यूज़ भी कर रहे हैं पर हम उनका यूटिलाइज प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे। तो ये क्या, हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास क्षमता तो है पर अभी हम इनका पूरी तरह से यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये कौन से रिसोर्सेज हैं, पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल राजस्थान एंड गुजरात हैव एनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी, बट सो फॉर दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली। पर अच्छे से
कहाँ हमारे घरों में अभी सोलर एनर्जी से खाना बन रहा है? कहाँ? गुजरात में बन रहा है, राजस्थान में बन रहा है? नो, नॉट एट ऑल. तो वी आर नॉट यूटिलाइजिंग दैम प्रॉपरली. हमें पता है कि दीज आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वी हैव पोटेंशियल, बट वी ऑल्सो नो हाउ टू यूज़ दैम. हमें ये भी पता है उसको कैसे यूज़ करें, पर बेटा अभी हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं. तो वो कौन से रिसोर्स हुए? हमारे पोटेंशियल जो हमारे पास क्षमता है, आने वाले समय में हम यूज़ करेंगे जब हमें उसकी ज़रूरत होगी. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डेवलप्ड रिसोर्सेज. डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या है बेटा? डेवलप्ड रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं, वी नो अबाउट देम एंड वी आर यूटिलाइजिंग देम. फॉर एग्जाम्पल, आपका कोयले की कोई खान है और हम उसका यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर मैनर से, प्रॉपर टेक्नोलॉजी से. हम पूरा वहाँ से कोयला एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी डिफरेंट हम इंडस्ट्रीज में भेज रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं. तो क्या है बेटा? वी आर यूटिलाइजिंग दैम, वी आर मतलब utilizing them in a proper manner using the available technology. So these type of resources are known as developed resources. Now we will discuss about the third. Third is stock. It is very important and it is generally asked in the paper, so please notice it. Stock, material in the environment which have the potential to satisfy human needs, but human beings do not have the appropriate technology to access these resources. मतलब जो रिसोर्सेज हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है, हमें पता भी, पर बेटा हमें उसकी टेक्नोलॉजी ही नहीं आती. फॉर एग्जांपल H2O, ठीक है, H2O हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का कम्बिनेशन है. जो पानी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है. हमें पता है कि सूर्य का भी जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हाइड्रोजन है, हीलियम है. तो हाइड्रोजन हमें पता है कि बहुत एनर्जी देने वाला है, पर हम पानी हमारे पास 71% पानी है, पर अभी तक उसमें से हम हाइड्रोजन को इन प्रॉपर मैनर अलग करके, ठीक है, एनर्जी देने के तरीके से यूज नहीं करना जानते. सो वी नो दैट इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, बट वी डोंट नो हाउ टू यूज इट, देन इट इज अ स्टॉक. मतलब सोर्सेस ऑफ एनर्जी तो है वहाँ पर, ठीक है, हमें पता भी है कि यहाँ पर क्या है, एनर्जी है, यहाँ पर ये एक रिसोर्स है, बट वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी टू एक्सेस इट. दिस टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर नोन एज स्टॉक. तो वो क्या कहलाएंगे बेटा? स्टॉक. ये एक बात थी जो जानने की थी. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिजर्व्स. दिस इज द लास्ट क्लास अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन में, ये लास्ट है. तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं बेटा रिजर्व्स कौन से हैं. रिजर्व्स आर द सबसेट. Reserves are the subset of stock which can be put into use with the help of existing technical knowledge. मतलब रिसोर्स एक तो स्टॉक है, ठीक है. स्टॉक को तो हमें पता ही नहीं है, कि हमें पता है एनर्जी है पर हमें यूज़ करना नहीं आता है. स्टॉक का एक पार्ट है रिजर्व, जिसका कुछ हिस्सा, जिसके कुछ बारे में हमने नॉलेज गेन कर ली और हमने उसको यूटिलाइज करना शुरू कर दिया. फॉर एग्जांपल, रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इन लिमिटेड एरिया, ठीक है. तो ये सारे जो क्या है, जो मतलब सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, ठीक है, और उसका हमें पहले टेक्नोलॉजी नहीं पता थी, उसके कुछ का हमने यूज करना सीख लिया है. तो वो क्या कहलाएगा बेटा? रिजर्व. रिजर्व का याद रखना, इट इज द सबसेट ऑफ स्टॉक. ये स्टॉक का क्या है? पार्ट है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट. एक बार फिर से लास्ट वाले को, स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट को एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ. ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, one is potential resources are the resources which about which we know but we are not utilizing them, but we know how to use them. हमें पता तो है कैसे यूज करना है, but we are not still utilizing them. फॉर एग्जाम्पल विंड एनर्जी और आपकी सोलर एनर्जी इन गुजरात एंड राजस्थान. सेकेंड टाइप है डेवलप्ड रिसोर्सेज, जिसका हमें पता भी है, वी नो अबाउट द रिसोर्सेज, वी नो हाउ टू यूज एंड वी आर यूटिलाइजिंग दैम. हम उनको यूटिलाइजिंग भी कर रहे हैं. थर्ड क्या है बेटा? रिजर्व्स. थर्ड है आपका स्टॉक है. स्टॉक में क्या है बेटा? वी नो अबाउट द रिसोर्सेज but we don't know how to use it. We don't have the technology to access these type of resources. Now fourth is reserve. Reserve is the subset of stock. स्टॉक का वो पार्ट जिसका हमने थोड़ा बहुत यूज करना सीख लिया है. आई होप यू विल गेट ऑल द पॉइंट्स. ऑल द पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट and generally asked in the question. One question is generally asked from the classification. So I hope you will like the video, subscribe my channel and wait for the next update. Thank you.